हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। तो जैसे कि आप लोग को पता था कि हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र का दोनों चैप्टर एक एक कर चुके थे। आज हम लोग उसका एमसीक्यू और क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। आपको सारा का सारा जो भी और एक्स्ट्रा एमसीक्यू होगा वो आपको बाकी बाद में करवा दिया जाएगा, लेकिन अभी आपको जो 15 एमसीक्यू दिया जा रहा है और जो 5 क्वेश्चंस दिया जा रहा है बस उसको याद कर लेना है, क्योंकि जो 5 क्वेश्चंस होंगे उसी से सारा का सारा पेपर में आएगा, उससे बाहर से नहीं आएगा। तो पांचों क्वेश्चंस को लिखेंगे, आप रिवाइज करेंगे, लर्न करेंगे। तो चलिए एक एक करके समझते हैं। और आपको पता ही है कि बैच से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमारे नंबर 8217232511 पे आ करके अच्छे तरीक़ा से इकोनॉमिक्स और इंग्लिश का प्रिपरेशन कर सकते हैं। कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। तो चलिए एक एक करके समझते हैं, एक एक करके देखते हैं। कोई दिक्कत हो तो बताइएगा। चलिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए। सबसे पहले ना क्वेश्चन को एलिमिनेट करना सीखिए। एलिमिनेट इन द सेंस कि आपको पता होना चाहिए कि इसमें से कौन सा है जो नहीं हो सकता। सपोज कीजिए एग्जाम में भूल गए, बहुत सारे बच्चा लोग भूलते हैं, हम लोग भी भूलते हैं। यदि आप कुछ भी भूल जाते हैं तो आपको समझना पड़ेगा कि कैसे हम एक ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं जिससे कम से कम हमको 50% का ऑप्शन मिल जाए। यानी कि 2 छांट लिए तो 2 बचेगा, तो दोनों में से कोई ना कोई एक सही होगा और उस तरीक़ा से हम दोनों में से 50% तो सही होने का चांसेस बढ़ गया ना। तो चांसेस कैसे इंक्रीज कर सकते। देखिए अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कौन सी है बताइए। अर्थव्यवस्था का मेन समस्या क्या है कि साधनों का आवंटन करना या फिर साधनों का कुशलतापूर्वक उपयोग करना या फिर आर्थिक विकास करना या फिर इनमें से सभी। एक चीज़ 100% याद रखिएगा जब भी जैकपॉट का बात आए, और यदि जैकपॉट में इनमें से सभी है तो आपको आंख बंद करके इनमें से सभी कर देना है। सही होगा 99%, 1% आपका नसीब खराब हो सकता है। याद ना रहे तो, याद है तो आप मार ही देंगे। तो सिंपल समझिए कि संसाधन है तो उसका आवंटन जरूरी होता है, नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करेंगे, बांटेंगे नहीं सोसाइटी में, तो किसी को ज़्यादा किसी को कम मिलेगा, तो कहीं ना कहीं इक्विलिब्रियम मार्केट में नहीं बन पाएगा। तो ये होगा सर। साधनों का कुशलतम उपयोग, हाँ सर ये भी, क्योंकि साधन है तो उसका अच्छे तरीके से उपयोग भी तो आना चाहिए। और आर्थिक विकास तो तीनों होगा, तो इसीलिए आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी होगा। और 2 बार पूछा जा चुका है, 2022 और 2024 में आया है। हर 2 साल में आता है, 26 में नहीं आता, तो 27 में आने के चांसेस इसका बढ़ जाता है। देखिए औसत लागत का वैकल्पिक नाम क्या है। एक क्वेश्चन आपको बताना है खुद से कि इसका लागत का दूसरा नाम क्या है, यानी कि जो आपका अल्टरनेटिव नेम है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का, वो क्या होता है। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है हम समझा देने, फिर आपको बताना इजी हो जाएगा। देखिए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का सिंपल मतलब होता है कि आपके पास जब 2 ऑप्शन रहते हैं तो दोनों में से किसी ये चीज़ को चूज करते हैं। जैसे कि यहाँ पे पेन और पेंसिल है, तो यदि आप पेन चुनेंगे तो पेंसिल को छोड़ना पड़ेगा, और पेंसिल चुनेंगे तो पेन को छोड़ना पड़ेगा, यानी कि दोनों को आप चूज नहीं कर सकते हैं। तो इसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बोलते हैं कि जो चीज़ एक चीज़ को एक्सेप्ट करे दूसरा को कहीं ना कहीं फॉरगो करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आप खुद से देंगे। क्या ये होमवर्क में आपका है, इसका आंसर खुद से देने की कोशिश करेंगे। इसका आंसर आपको मिलेगा भी नहीं, लेकिन खोज के बताना है कमेंट सेक्शन में क्या होगा। देखिए माइक्रो इकोनॉमिक्स किसके साथ डील करता है, 2024 में आया था, तो आपको बता चुके थे छोटी छोटी इकाइयों के साथ, यानी कि व्यक्तिगत इकाई के साथ करता है। छोटी छोटी इकाई स्मॉल यूनिट के साथ करता है। व्यक्तिगत मूल्य निर्धारण यानी कि इंडिविजुअल प्राइस डिटर्मिनेशन, हाँ सर तीनों दिख रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं स्मॉल लेवल पर जो बात करता है वही तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। यानी कि इसका आंसर उपयुक्त सभी ऑल ऑफ दी एबव हो जाएगा। और वैसे भी जैकपॉट का बात हो तो ऑल ऑफ दी एबव तो हमेशा एवरग्रीन क्या बोले आंसर है, 100% सही होने वाला है। ठीक है, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। देखिए प्रोडक्शन का 3 फैक्टर होता है, ध्यान रखिएगा। क्या क्या होता है, आपको पैसा चाहिए, आपको ज़मीन चाहिए और आपको लेबर चाहिए, और कुछ चाहिए तो नहीं सर। मशीनरी जो होता है ना, देखिए जो प्राइस है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ होगा मनी, मूल्य, तो मनी का मतलब सिर्फ और सिर्फ पैसा होता है। लेकिन जो कैपिटल का बात करें ना, कैपिटल का मतलब क्या होता है, पैसा, मशीन, ये सब सारा चीज़ आ जाता है। तो इसीलिए जब भी ध्यान रखिएगा मनी देगा तो मनी को कभी भी सही नहीं करना है, क्योंकि मनी सही कर देते हैं तो आपको एक चीज़ छूट जाएगा, मशीन। और मशीन के बिना कैसे होगा, मशीन भी तो पैसा से लिया आता है। तो कहीं ना कहीं आपको कैपिटल का ध्यान रखिए। सर कैपिटल होता है, लेबर होता है और लैंड होता है, और कुछ नहीं होता है, यानी कि मनी नहीं होगा, क्योंकि नोट पूछ रहा है तो मनी फैक्टर नहीं है। तो इस तरीक़ा से ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते। लेकिन 3 याद रखना है कि 3 फैक्टर होता है। कौन कौन सा होता है, लैंड, लेबर और कैपिटल होता है। इसका आपको अच्छे तरीके से लर्न कर लेना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए
माइक्रो कहाँ से आया, देखिए एक और क्वेश्चन बार बार पूछता है कि कोई भी वर्ड पूछे कहाँ से आया है, तो आपको 90% केसेस में क्या देखने के लिए मिलेगा कि सारा का सारा वर्ड कहीं ना कहीं ग्रीक से आया हुआ रहता है। तो आपको कुछ नहीं समझ में आया तो ग्रीक ऑप्शन सही करना है, आपको 100% सही हो जाएगा, और आपको पता है तब तो कर ही सकते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा बाबू, कि जो माइक्रोज है उसका मतलब स्मॉल होता है, जो कहाँ से आया है, तो आपका ग्रीक वर्ड से आया है। कहाँ से आया बाबू, ग्रीक वर्ड से देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट, व्यष्टि और समष्टि में किसके विभाजन, देखिए पहले क्या था ना कि व्यष्टि और समष्टि शास्त्र के बारे में लोगों को नॉलेज नहीं था, लोग सिर्फ सिंपल इकोनॉमी यानी कि व्यष्टि शास्त्र के बारे में जानते थे, समष्टि के बारे में कम जानते थे। लेकिन जैसे ही 8029 यानी कि जब क्या आया, 1929 था ना जी, भूल जाते हैं बार बार। 1929 में क्या आया था, यूएसए में क्या बोलते हैं, मंदी आया था, यानी कि क्या उसको बोलते हैं, महामंदी आया था। तो जब उस टाइम पे महामंदी आया ना, तो उस टाइम पे एक चीज़ समझ में आया कि यार हम लोग जो सिंपल इकोनॉमी पढ़ते हैं ना, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए पूरी तरीका सही नहीं है, उसको कहीं ना कहीं चेंज करना पड़ेगा, उसको कहीं ना कहीं सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये जो है हु डिवाइडेड इकोनॉमिक इनटू, मतलब हिंदी में देखिए कि आर्थिक विकास क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थव्यवस्था को व्यष्टि और समष्टि में किस में विभाजित किया गया है, तो कौन विभाजित किया है कि व्यष्टि और समष्टि को, तो याद रखिएगा नाम, ये लर्न ही करना पड़े, इसको ट्रिक नहीं हो सकता है बाबू, इसको लर्न कर लीजिए कि व्यष्टि और समष्टि शास्त्र को बांटने का काम रेगनर फ्रीस ने किया था। कौन किया था, रेगनर फ्रीस ने किया था, इसका नाम याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किसने कहा कि अर्थव्यवस्था धन का विकास है, कौन कहा था कि अर्थव्यवस्था जो धन का विकास है, इतना बार पूछा जाता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। इसका आंसर क्या होता है, एडम स्मिथ ने बोला था कि जो हमारा अर्थव्यवस्था है वह क्या है, धन का विज्ञान है। इसको याद रखिएगा, क्योंकि जब भी आप इकोनॉमिक्स लिए थे तो एडम स्मिथ के बिना तो इकोनॉमिक्स बन ही नहीं सकता है। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, आर्थिक समस्या क्या है, खुद सोचिए कि आपके पास दो ऑप्शन होता है और दोनों में से कोई एक चूज करते हैं, वही तो आर्थिक समस्या होता है। तो चॉइस का है, क्या है बाबू, चॉइस का है, किसका है, चॉइस का है। चॉइस का मतलब क्या होता है, चुनाव का, यानी कि आप चुनाव करते हैं दो के बीच के ऑप्शंस को, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, चुनाव का, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, किस अर्थव्यवस्था में कीमत तंत्र के आधार पर निर्णय लिया जाता है, कीमत तंत्र यानी कि आपको प्राइस की बेसिस पे कौन सा इकोनॉमी में होता है। देखिए पैसा ज़्यादा होगा तो इंडस्ट्री ज़्यादा बनेगा। कार्ल मार्क्स का एक आइडिया था कैपिटलिस्ट का, तो जब भी पैसा का बात हो तो कैपिटलिस्ट का बात होगा। देखिए सोशलिस्ट का मतलब होता है सोसाइटी के बारे में सोचना, कैपिटलिस्ट का मतलब पैसा वाले लोग ही सोसाइटी को बनाते हैं, बड़ा करते हैं। मिक्स्ड मतलब दोनों होता है, और इनमें तो आंसर क्या हो जाए, कैपिटलिस्ट इसका आंसर होगा, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, द स्लोप ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व फॉल, जैक 2017 में पूछा था कि पीपीसी कैसे कर्व होता है, इसका भी आंसर आप देंगे। इसका क्वेश्चन भी बता दे रहे थे, ग्राफ बना दे, इसका आंसर खुद से देना है। ग्राफ कैसे बनता है सर, तो ऐसे बनता है, कॉनकेव है कि कॉन्वेक्स है, तो सर इधर से है तो कॉनकेव है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको बताना है कि क्या होता है, अपवर्ड से डाउनवर्ड होता है, नीचे से ऊपर कैसे बनता है वो बताना है। इसका सिंपल मतलब पीपीसी का मतलब होता है कि आपके पास जो भी अवेलेबल है, सपोज कीजिए कि आप सिर्फ 5 प्रोडक्शन करते हैं एक खेत में, तो 2 करेंगे आम तो 3 अपने आप बनाना हो जाएगा, 3 करेंगे आम तो 2 बनाना हो जाएगा, 5 करेंगे आम तो 0 बनाना हो जाएगा। तो इसी को तो बोलते हैं पीपीसी, यानी कि जो भी अवेलेबिलिटी आपके पास रहता है रिसोर्सेज का, उसी का इस्तेमाल करके आप कितना प्रोडक्शन कर सकते हैं, किस तरीका से करेंगे, उसी रेशियो को बोला जाता है पीपीसी, यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, यानी कि हिंदी में क्या उसको पढ़ते हैं, तो आपका ढाल गिरता है, यानी कि उत्पाद संभावना वक्र। क्या बोलते हैं बाबू, उत्पाद संभावना वक्र। वह कौन सी वक्र है जो आर्थिक समस्याओं को दर्शाता है, आर्थिक समस्या कौन सा वक्र दर्शाता है, तो अभी बताएं कि सर उत्पादन संभावना वक्र दर्शाता है आर्थिक समस्या को। और देखिए 12, 19, 22, 24 कितना बार पूछा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वही क्वेश्चन लिए हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना क्वेश्चन तो 40-50 बनता है, लेकिन आपको 15 ही करवा रहे हैं क्योंकि बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत किसका अध्ययन किया जाता है, तो व्यष्टि में क्या है, समष्टि में तो सारे लोगों का सब चीज़ का, लेकिन व्यष्टि में सिर्फ और सिर्फ व्यक्तिगत इकाई का, यानी कि इंडिविजुअल्स लेवल पे व्यक्तिगत इकाई का, व्यक्तिगत तरीका से जो भी इकाई होता है उसी का स्मॉल यूनिट का इंडिविजुअल्स लेवल पे किया जाता है। व्यष्टि शास्त्र की शाखाएं कौन सी है, व्यष्टि शास्त्र के क्या शाखाएं मेनली, वस्तु का कीमत निर्धारित करना, साधन कीमत निर्धारित करना, या फिर आर्थिक कल्याण, यानी कि तीनों होता है, वस्तु का कीमत भी निर्धारण होता है, साधन कीमत निर्धारण होता है, और आर्थिक कल्याण भी होता है, यानी कि उपभोग, सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए,
अर्थव्यवस्था की किस समस्या का संबंध उत्पादन और तकनीक के बीच है? देखो उत्पादन और तकनीक, देखिए उत्पादन कर रहे हैं लेकिन तकनीक के सहायता से, टेक्नोलॉजी के सहायता से, तो किस में आता है, क्या उत्पादन करेगी, कैसे उत्पादन करे। सर आपके पास मशीन है तो आप सोचेंगे कैसे उत्पादन करे ना, क्योंकि मशीन का तो पता होता है क्या उत्पादन करे, लेकिन कैसे उत्पादन करे वो हाउ टू प्रोड्यूस जो होता है वो मैकेनिज्म किससे रिलेटेड होता है, तो आपका तकनीक के चयन से। कि आप जो भी तकनीक चुनते हैं, जैसे सपोज कीजिए कि आप चाकू लिए हैं, तो चाकू का इस्तेमाल क्यों क्यों होता है, आप सोचते हैं ना कि इसका इस्तेमाल क्या होगा, तो उसका डिसीजन कौन लेगा, आप लेंगे ना, क्योंकि चाकू का इस्तेमाल तो बहुत सारा होता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज होते हैं जैसे एक्सरे मशीन लिए तो उसका इस्तेमाल सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, एक्सरे मशीन यानी एक्सरे करने के लिए, तो ये सब कुछ चीज होता है। तो वही आपको ध्यान रखना है कि उसका मेन काम क्या होता था, मेनली काम क्या होता था, तो तकनीकी का मेनली इस्तेमाल इसलिए होता था क्योंकि क्या उत्पादन करे, ठीक है, ध्यान रखिएगा। सॉरी, क्या कैसे क्या बोले, क्या उत्पादन नहीं हो, क्या होगा, तो कैसे उत्पादन करें, किस तरीका से उत्पादन किया जाए उससे रिलेटेड होगा। ये ध्यान रखिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा, ठीक है ना। बहुत बार पूछा जाता है कि इसका जो होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, 31 मार्च में ख़त्म हो जाता है, फिर से 1 अप्रैल से शुरू हो जाता है, यानी कि इसका जो टाइम होता है वह 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। ये तो MCQ था, ठीक है, MCQ खुद से करने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना, मेरे चक्कर में मत रहा कीजिए, MCQ खुद से कीजिए क्योंकि आप ही को एग्जाम में करना है। बाकी जो क्वेश्चन आंसर हम करवा दे रहे हैं, समझा दे रहे हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, 5 ही क्वेश्चन दिए हैं, ध्यान रखिएगा, तो 5 को अच्छे से कर लेना है, मत सोचिए कि सर नहीं करेंगे तो हो जाएगा, कर ही लेना है, याद कर लेना है बाबू, ध्यान रखिएगा। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या है, इसकी प्रमुख विशेषता है, बहुत इंपॉर्टेंट कोई चैप्टर इसी से शुरू होता है। देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जिसमें अर्थव्यवस्था की व्यक्तिगत इकाइयां यानी व्यक्तिगत जो आर्थिक इकाई है उसका अध्ययन किया जाता है। तो देखिए जो जो टॉपिक में अंडरलाइन करना है, अंडरलाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि यदि आप अंडरलाइन करते हैं तो एग्जामिनर सिर्फ और सिर्फ उसी पे अपना ध्यान केंद्रित करता है, आपको नंबर मिल जाएगा। तो जो व्यक्तिगत इकाइयां हैं का अध्ययन किया जाता है, इसमें उपभोक्ता यानी कि हम लोग, उत्पादकता जो उत्पाद करते हैं, फर्म किसी विशेष वस्तु के बाजार जैसी छोटी छोटी इकाइयों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, इसे प्राइस थ्योरी भी कहा जाता है। यानी क्योंकि इसमें वस्तुओं तथा उत्पादन के साधनों की कीमत निर्धारण का अध्ययन किया जाता है। इसको अच्छे से याद कर लेना है, हमेशा काम देगा। अब इसकी प्रमुख विशेषता क्या है, तो सबसे पहला विशेषता तो यही होगा कि इसमें व्यक्तिगत उपभोग एवं उत्पाद का अध्ययन किया जाता है, इसमें कीमत का निर्धारण का अध्ययन किया जाता है, इसमें उत्पादन तथा उत्पादन के साधनों की कीमत का अध्ययन किया जाता है, और इसमें मांग पूर्ति और बाजार संतुलन का अध्ययन किया जाता है। इसमें आर्थिक संसाधनों के कुशल आवंटन का भी, यानी किस तरीका से चीज़ों को बांटे हम अपने सोसाइटी में, उसका भी अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्या प्रोड्यूस कर रहे हैं, कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं, किसके लिए प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो यही तो मेन होता है। इसको अच्छे से लर्न कर लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आपका देखने के चांसेस बढ़ जाता है। अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या यानी कि मानव की आवश्यकता असीमित है, लेकिन जबकि उसके पूरा करने वाले साधन सीमित है और उसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं, यानी कि उसका ज़्यादा मतलब एक चीज का 2-3 इस्तेमाल किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक अर्थव्यवस्था को संसाधनों का उपयोग के संबंध में कुछ मूलभूत निर्णय लेने पड़ते हैं। तो इसका कैसे उपयोग करें, वह कहीं ना कहीं एक इंडिविजुअल्स को, एक इंसान को सही तरीका से निर्णय लेना पड़ता है। इसमें अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या कहा जाता है, इसी को तो अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या कहा जाता है। जैसे कि यदि एक बैटरी है तो इस बैटरी का कितने इस्तेमाल हो सकता है, घड़ी में लगाया जा सकता है, जो हम माइक में बोल रहे हैं उसमें लगाया जा सकता है, या फिर इसका इस्तेमाल लाइट जलाने के लिए किया जा सकता है। तो एक ही बैटरी का कितना इस्तेमाल है, वैकल्पिक इस्तेमाल है, वही चीज यहाँ पे बोला जा रहा है। क्या 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 3 मेनली मुख्य समस्या है, क्या क्या है, तो पहला क्या उत्पादन करे, यानी कि अर्थव्यवस्था को यह तय करना पड़ता है कि किन वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाए तथा कितनी मात्रा में किया जाए, वरना आप ऐसा नहीं करेंगे तो सोसाइटी में ना कमी पड़ जाएगा और इक्विलिब्रियम यानी समानता नहीं रख पाएगा, आपको दिक्कत होगा, सोसाइटी को दिक्कत होगा। तो पहला चीज तो क्या उत्पादन करे, कितनी मात्रा में करे। दूसरी कैसे उत्पादन करे, यानी कि
यह निर्णय लेना पड़ता है कि श्रम प्रधान, और श्रम प्रधान का मतलब हुआ कि लेबर इंटेंस, यानी कि इंसान का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए या फिर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाए ज़्यादा किसी भी चीज़ों को, प्रोडक्शन को बनाने के लिए, यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक क्या इस्तेमाल किया जाए। जैसे कि आप इंडिया में देखते होंगे कि जितना भी खेती होता है वह कहीं ना कहीं एक इंसान को, यानी कि लेबर इंटेंस यानी कि श्रम प्रधान होता है। वही जब चाइना, यूएसए, अमेरिका का बात करें तो वहाँ पे तकनीकी यानी कि पूंजी प्रधान तकनीक देखने के लिए मिलता है। तो कौन डिसाइड करता है? तो हमारा सोसाइटी डिसाइड करता है किसके लिए उत्पादन करें, यानी कि यह तय करना होता है कि उत्पादित वस्तुएं और सेवाओं का वितरण समाज में विभिन्न वर्गों के बीच किस प्रकार किया जाए, क्योंकि इतने सारे सोसाइटी है, कहीं पे कोई अवेलेबल है और कहीं पे रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, तो कितना किया जाए, कैसे किया जाए और किसके लिए किया जाए, ये 3 प्रॉब्लम होता है हमारे सोसाइटी का। औसत लागत क्या है, उदाहरण सहित लिखे। देखिए औसत लागत पता है क्या होता है बाबू, सिंपल समझिए। यदि आपके पास 2 ऑप्शन है, वो कोई बोला कि भैया क्या खाओगे, बताओ रसगुल्ला खाओगे या फिर जलेबी खाओगे, तो आप बोलिए कि हम रसगुल्ला खाएंगे, हमको जलेबी नहीं पसंद है। एक बोलेगा हम जलेबी खाएंगे, रसगुल्ला नहीं पसंद है। तो एक चीज़ को पाने के लिए कुछ ना कुछ छोड़ना पड़ रहा है ना, तो उसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं, तो आपका औसत लागत बोलते हैं। यानी किसी वस्तु या कार्य को प्राप्त करने के लिए छोड़े गए अगले सर्वोत्तम विकल्प का मूल्य औसत लागत कहलाता है। यानी कि आप अपने हिसाब से एक सर्वोत्तम चीज को, सर्वोत्तम डील को ले लिए, लेकिन एक डील तो छोड़ दिए ना, तो उसी को तो हम लोग औसत लागत बोलते हैं, क्योंकि हमारे संसाधन सीमित हैं और उसके वैकल्पिक उपयोग होते हैं। इसलिए किसी एक विकल्प का चुनाव करने से दूसरे विकल्प को छोड़ना पड़ता है। उदाहरण, मान लीजिए राहुल के पास 100 रुपया है और 100 रुपया में किताब खरीदना चाहता है या फिर उसी पैसे से शर्ट खरीदना चाहता है, तो वह शर्ट यदि खरीदता है तो उसके लिए सर्वोत्तम विकल्प होगा, और किताब खरीदेगा क्योंकि स्टूडेंट है तो उसके लिए वो सर्वोत्तम होगा। सपोज कीजिए कि आपके पास 100 रुपया है, तो आपको किताब खरीदना है या फिर शर्ट खरीदना है, तो आप देखिए कि मेरे पास शर्ट है कि नहीं है। यदि शर्ट है तो क्या खरीदिए, किताब, क्योंकि किताब आपके लिए जरूरी है क्योंकि आप एक स्टूडेंट है। लेकिन अब शादी का बात करेंगे, शादी में पहनने के लिए क्या चाहिए, किताब लेंगे कि शर्ट लेंगे, तो शर्ट ही लेना पड़ेगा। तो आप सर्वोत्तम तरीका से अपने चुनाव करते हैं, उसी को औसत लागत बोलते हैं। कि एक ने एक को छोड़ना पड़ेगा, किताब लेंगे तो शर्ट को छोड़ना पड़ेगा, और शर्ट लेंगे तो किताब को छोड़ना पड़ेगा। नेक्स्ट, उत्पादन संभावना कर्व, यानी कि बहुत इंपॉर्टेंट, इसको लर्न कर लीजिएगा बाबू, लिख करके इसको क्या कीजिएगा, लर्न कीजिएगा। चलिए देखिए क्या है। उत्पादन संभावना कर्व वक्र वह वक्र है जो दिए गए संसाधनों और उपलब्ध तकनीकों के आधार पर 2 वस्तुओं के उन विभिन्न संभावित योजनाओं को दर्शाता है जिसमें अर्थव्यवस्था अधिकतम रूप से उत्पादित कर सकती है। इसको एग्जाम्पल समझाते हैं। सपोज कीजिए कि आपके पास एक खेत है, हमारे इस खेत में 10 kg गेहूं उगता है, इसका हाईएस्ट है, ठीक है, हाईएस्ट है। कर्व बनाते हैं। सपोज कीजिए कि 10 kg गेहूं का है, 2 का बनाते, 2 4 6 8 10, ठीक है। यहाँ भी 2 बनाते हैं, 2 4 6 8 10। कोई दिक्कत है? नहीं सर। देखिए अब ये है गेहूं और ये है चावल। चलिए फिर क्या, चावल, चावल बोले कि धान बोले, धान बोल देते हैं, धान। कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अब सिंपल समझिए कि यदि एक खेत में सिर्फ और सिर्फ 10 kg गेहूं करते हैं तो यहाँ पे होगा, चलिए ये क्या हुआ, 10 kg गेहूं करते हैं, तो इसका रेशियो क्या बने, ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, ठीक है। तो क्या होगा, तो एक्स और वाई लिखते हैं, एक्स और वाई यहाँ पे लिख दे रहे हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, अपने हिसाब से बंडल बना सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक्स को 10 लिखे, इसको एक्स को 0, तो ये 10 हो जाएगा, तो पूरा का पूरा सिर्फ गेहूँ हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। सपोज कीजिए अब 8 गेहूँ हो गया, क्या हो गया, गेहूँ 8 हो गया, तो 2 क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, यानी कि अब रेशियो कहाँ बनेगा, यहाँ बनेगा, और क्या बनेगा, 2 और 8, 10 हो गया, दोनों मिला के 10 हो रहा है, ठीक है। तीसरा देखिए, ये चाह के 6 करते, 4 हम चावल करते, तो 6 यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे देखिए कर वैसे बनेगा, क्या बन, 4 और 6 बन जाएगा। फिर बोला कि नहीं हम ऐसा कहते हैं कि यहाँ पे 2 kg उगाते, इसको 8 उगाते हैं, तो यहाँ बन जाएगा, यहाँ बन जाएगा, इसके सामने 2 और 8 और 2 बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इस तरीका से चेंज होगा। तो देखिए इसका जो कर्व है कैसे बना, डाउनवर्ड बना, यहाँ पे एक बनेगा, डाउनवर्ड बनेगा नहीं बनेगा, हाँ सर डाउनवर्ड बनेगा, ठीक है, क्योंकि एक को जब ज़्यादा बढ़ाएंगे दूसरा अपने आप क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू, तो उत्पादन संभावना वक्र बोलते हैं। इसकी मेन विशेषता ध्यान रखिएगा, पीपीसी सामान्यतः बाएं से दाएं नीचे की ओर झुका हुआ होता है। यह सामान्यतः मूल बिंदु के प्रति अवतल यानी कॉनकेव होता है।
पीपीसी पर स्थित प्रत्येक बिंदु संसाधनों के पूर्ण और कुशल उपयोग को दर्शाता है, क्योंकि पूरी तरीके से 10 का 10 ही प्रोडक्शन होता है, 10 का 10 बना दे रहे हैं दोनों को मिला करके। पीपीसी के अंदर का बिंदु संसाधनों के अपूर्ण उपयोग को दर्शाता है। पीपीसी के बाहर का बिंदु वर्तमान संसाधनों और तकनीकों को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान रखिए, क्योंकि देखिए आपको 10 ही उगाना है, तो आप बढ़ाना चाहते हो तो कैसे बढ़ाएंगे। यदि एक बोतल है तो इसमें 1 लीटर पानी जाता है, तो हम यदि इसमें 1.5 लीटर पानी डालना चाहेगा तो जा पाएगा, नहीं जा पाएगा, क्योंकि हमारे पास जो संसाधन है फिक्स है, उसमें चेंजेस नहीं हो रहा है। इसलिए संसाधन को चेंज करेंगे तब ज़्यादा डाल सकते हैं, वरना नहीं डाल सकते हैं। ठीक है, देखिए अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या क्यों उत्पन्न होती है, क्यों होता है, क्योंकि खुद सोचिए ना, हर एक जगह पे ना संसाधन सीमित है। यानी कि अर्थव्यवस्था का केंद्रीय समस्या मुख्यतः 3 कारणों से उत्पन्न होता है। पहला क्या है, मानव की आवश्यकता सीमित है, क्योंकि हम लोग को बहुत चीज़ चाहिए। मानव का इच्छाएं और आवश्यकताएं लगातार बढ़ती रहती है। जैसे जैसे आय, शिक्षा, संस्कृति और जीवन स्तर में वृद्धि होती है, आवश्यकताएं भी असीम रूप से बढ़ती है। दूसरा, संसाधन सीमित है, क्योंकि भूमि हो गया, श्रम हो गया, पूंजी हो गया, उद्यमिता फिक्स है। जैसे उत्पादन के साधन सीमित मात्रा में उपलब्ध होते हैं, इसकी उपलब्धता प्रत्येक समाज में सीमित होती है, जबकि आवश्यकता असीमित होती है। तीसरा, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग होते हैं, यानी कि आप एक संसाधन का 2-3 उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि यदि भूमि है तो भूमि में तो कृषि करेंगे या फिर उद्योग लगाएंगे, दोनों नहीं लगा सकते हैं। इस 3 कारण के कारण व्यक्ति और अर्थव्यवस्था को यह चुनाव करना पड़ता है कि उपलब्ध सीमित संसाधन का उपयोग किस प्रकार किया जाए। इस कारण आर्थिक समस्या, केंद्रीय समस्या उत्पन्न होती है, क्योंकि यदि आपके पास लिमिटेड अमाउंट ऑफ रिसोर्सेस है, आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं कर सकते, सीमित है, तो आप कहीं ना कहीं इच्छा जो असीमित है ना, तो उसमें चॉइस करना पड़ता है कि दोनों में से क्या ले, और वहीं पे प्रॉब्लम एक क्रिएट होता है कि किस तरह का संसाधन का उपयोग करें। तो ये टोटल 5 क्वेश्चन था, 15 MCQ था, यहाँ पे सारा कर लिया हो, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो चलिए ऐसे करके एक एक चैप्टर कंप्लीट करेंगे आज। फिर दोनों चैप्टर फिर मिल जाएगा। इंग्लिश का भी जो बच्चे बैच लिए, इंग्लिश का भी आज एक और वीडियो आ जाएगा, ठीक है ना। स्टोरी का ज़्यादा दिमाग मत लगाइए, धीरे धीरे करके पढ़िएगा, सारा चीज़ कंप्लीट हो जाएगा। मेन सब्जेक्ट पे फोकस कीजिए, आराम से होते जाएगा। जितना करवा दे रहे उतना इनफ होगा आपके लिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। कोई भी परेशानी होगा तो आप डायरेक्ट हमारे नंबर 82 70 23 25 11 पर कॉन्टैक्ट करके मेरा पर्सनल नंबर ले लेंगे, वहाँ से आपको सारा जानकारी मिल जाएगा। और कोई भी दिक्कत होगा तो आप ज़रूर बताएंगे, सर हमको इसी में प्रॉब्लम है, आपका उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। तो चलिए तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ध्यान रखिए, ख्याल रखिए, ठीक है।